आप सभी को नमस्कार। मित्रों, हम लोग आज अरसे बाद सुधा अरोड़ा जी को सुनेंगे। इस पेज से, जनसुलभ पुस्तकालय के इस पेज से उनका एक स्तंभ चल रहा है, संवेदना सरोकार की कहानियां। इसमें हम उनसे कुछ कुछ अंतराल के बाद कहानियां सुनते हैं। पहली ही कड़ी में हम लोगों ने उनसे उधड़ा हुआ स्वेटर कहानी का पाठ सुना था, जिसे आप सभी लोगों ने काफी पसंद किया। यह कहानी स्वयं सुधा अरोड़ा जी की आवाज में इस पेज पर भी है और जनसुलभ पुस्तकालय के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर भी उपलब्ध है। आज मित्रों, संवेदना सरोकार की कहानियां श्रृंखला में हम उनकी दो कहानियां सुनेंगे। दोनों कहानियां एक खास मकसद से आज की इस कड़ी में रखी गई है। पहली कहानी है रहोगी तुम वही और दूसरी सत्ता संवाद। इसमें कुछ एक प्रयोग कथाकार की ओर से किए गए हैं। रहोगी तुम वही में स्त्री चुप है, सत्ता संवाद में पुरुष चुप है। रहोगी तुम वही पहले लिखी गई, सत्ता संवाद बाद में। एक रचना को लिखने के बाद कई बार लेखक उसके रचाव से पहले, रचाव के दौरान और उसके बाद गहरे प्रभावित रहता है। जब रहोगी तुम वही कहानी में एक स्त्री की समस्याओं को, उसकी चुप्पी को सुधा अरोड़ा व्यक्त करती हैं, तो वह चुप्पी ही जैसे पूरी सघनता से एक संवाद का रूप ले लेती है। एक डिस्टर्ब करती हुई कहानी है। स्त्री पुरुष संबंधों की, पति पत्नी के रिश्ते की एक बेहद डिस्टर्बिंग कहानी है और शायद इसीलिए यह कहानी इतनी चर्चित भी हुई और इसकी कई भाषाओं में अनुवाद हुए, कई जगहों पर यह कहानी पढ़ी गई। और जब आगे ज्यादा विस्तार से नहीं बतला रहा हूं, क्योंकि हम सीधे कथाकार को सुनेंगे। और जब दूसरी कहानी सत्ता संवाद में पुरुष चुप है, वहां भी स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता की ही कहानी है, बस चुप्पी की जो भूमिका है वह बदल गई है। कहीं न कहीं लेखिका, रचनाकार अपने भीतर के उस उद्वेलन से भी शायद निकलना चाह रहा हो। बाद में जब 2004 में यह कहानी मित्रों रहोगी तुम वही हंस में छपी, हंस के जून 1994 के अंक में, और एक आध वर्ष बाद सत्ता संवाद कहानी छपी जनसत्ता के दीपावली विशेषांक में वर्ष 1995 में। सुधा अरोड़ा जी का एक बेहद चर्चित संग्रह आता है, काला शुक्रवार। काला शुक्रवार संग्रह में ये दोनों कहानियां आप पढ़ सकते हैं। बाद में जो और इधर की कई कहानियों के जो इनके और संकलन बाद में आए, उनमें भी ये कहानियां उपलब्ध है। तो मित्रों, काला शुक्रवार की जब चर्चा हुई है तो उसकी थोड़ी सी बात कर लें। उसमें आप जानते हैं कि काला शुक्रवार, ऑड मैन आउट उर्फ बिरादरी बाहर, जानकी नामा, दमन चक्र, तानाशाही जैसी कहानियां हैं। और इसी संग्रह में एक अलग अलग खंड बनाती हैं सुधा जी। एक और खंड है जिसमें वे खंड बनाती हैं औरत, 8 छोटी कहानियां। उसमें ये सभी कहानियां उपलब्ध हैं जो आज वे पढ़ेंगी। रहोगी तुम वही, सत्ता संवाद, वर्चस्व, यथास्थिति, ताराबाई चौल, कमरा नंबर 135, एक ही कहानी का नाम है, आधी आबादी,
अन्नपूर्णा मंडल की आखिरी चिट्ठी, यह भी बेहद चर्चित कहानी सुधा जी की। एक और कहानी इसी खंड में, औरत, 8 छोटी कहानियां खंड में। तीसरी बेटी के नाम, ये ठंडे सूखे बेजान शब्द। तो ये कुछ एक बातें इस कहानी से जुड़ी हुई, और इस कहानी का पाठ कई महत्वपूर्ण अभिनेताओं ने किया है, जिनमें नेहरू सेंटर लंदन में सईद जाफरी ने इस कहानी के अंग्रेजी अनुवाद का अभिनय पाठ किया, और नाट्यकर्मी और अभिनेता राजेंद्र गुप्ता जी ने भी इस कहानी का पाठ किया। जब यह कहानी रहोगी तुम वही हंस में छपी, तो बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद मधु किश्वर की पत्रिका मानुषी में छपा, और यह अनुवाद मुंबई निवासी इंजीनियर लविन कुमार ने किया। तो मित्रों, आइए हम सीधे सुधा अरोड़ा जी को आमंत्रित करते हैं, उनसे इस कहानी के बाबत कुछ और भी सुनते हैं, फिर कहानी को सुनेंगे। जी सुधा जी, नमस्कार, हार्दिक स्वागत। जी, आवाज अनम्यूट आवाज आ रही? जी, आ रही है, बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद। और जी, आप आमंत्रित हैं। अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक सुदीर्घ अंतराल के बाद उपस्थित हुए हैं, और सभी हमारे मित्रगण जुड़े हुए हैं। रूपा सिंह जी, मीता दास जी, चरण सलूजा जी, रत्ना सिंह, इंदु चौबे, के कुमार प्रसन्न, मधुवीणा मोदक, पूजा कुमार, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो कुछ संक्षेप में इस कहानी को लेकर कहना चाहें तो कहें, और उसके बाद पाठ, फिर हम कुछ और बात करेंगे, फिर दूसरी कहानी पर आएंगे। जी सुधा जी। जी, बहुत संक्षेप में मैं आपको बताती हूँ। ये कहानी मेरी सबसे चर्चित कहानी तो है ही, उसके अलावा ये कहानी मुझे ख़ास तौर पे प्रिय इसलिए भी है क्योंकि ये मैंने अपने बहुत लंबे मानसिक अवरोध के बाद लिखी थी। करीब 13 साल मैंने कुछ नहीं लिखा था। 1981 में मेरी कहानी प्रकाशित हुई थी, बोलो भ्रष्टाचार की जय, साप्ताहिक हिंदुस्तान में। उसके बाद साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग, सारिका, नई कहानियाँ सब बंद हो गए, और मेरा लेखन भी कई वजहों से बंद हो गया। तो करीब 13 साल मैंने कुछ नहीं लिखा, और जब लिखा तो ये पहली कहानी थी जो मैंने इतने साल के अंतराल के बाद लिखी। और ये कहानी मैंने एक लघु पत्रिका के लिए लिखी थी। उन्होंने मेरा बहुत पुराना उनसे संपर्क था, और 20 साल से वो कह रहे थे कहानी लिखिए, पर मैं लिख ही नहीं पा रही थी। तो ये कहानी मैंने उनको भेजी, तो उस पत्रिका के संपादक ने कहा कि ये आपने क्या कहानी भेजी है, छोटी सी कहानी, ये कहाँ कहानी है, इसमें तो संवाद ही संवाद है, ये कोई कहानी विधा है। तो मुझे फौरन समझ में आ गया कि इनको कहानी समझ में नहीं आई है। तो मैंने कहा आप कहानी वापस भेज दीजिए, मैं दूसरी कहानी भेजती हूँ। तो इस कहानी को तब मैंने हंस में भेजा, और हंस में भेजते ही राजेंद्र यादव जी तो एकदम उछल पड़े कि क्या कहानी है, और उन्होंने फौरन इसको पहले नंबर पे, हंस की पहली कहानी यह छापी। सिर्फ हंस के सिर्फ 2 पन्नों में आई थी ये कहानी, और छपते ही इस कहानी पर जितनी इसकी तारीफ हुई, उससे उतनी ही आलोचना भी हुई कि ये क्या कहानी है जिसमें स्त्री बोलती ही नहीं है। दरअसल ये कहानी स्त्री के चुप रहने की कहानी है ही नहीं। वो चुप है, लेकिन जो बोला जा रहा है उसमें वो कितना झांकती है, पूरा एक सामाजिक परिवेश झांकता है, उसके जीवन का पूरा बदलाव झांकता है। जरूरी नहीं कि हर बात जो भोगता है वो खुद बोल के बताए। कई बार जो शोषक होता है, जो अनाचार करता है, वो बोलता है, और वो अनजाने में दूसरे पक्ष की कहानी कह जाता है।
ये मेरा एक अनुभव था जो मैंने 700 का कोर्ट में भी यही किया था कि उसमें एक दर्जी बात करता जाता है, एकालाप है, बोलता जाता है और उसको पता नहीं चलता कि वो असल में अपनी बात नहीं कर रहा, वो अपने मातहत एक कारीगर की गरीबी की, मजबूरी की, उसकी यातना की कथा कहता जा रहा है। तो ऐसा ही इस कहानी में था। बहरहाल ये कहानी एक बार अंग्रेजी में आई तो उसके बाद तो कई विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ, नुक्कड़ नाटक खेले गए और इस कहानी को इतने ज्यादा लोगों ने पढ़ा है, वाचन किया है और मुझसे मुझसे अच्छा वाचन करते हैं वो। तो लेकिन सबकी मित्रों की ये शिकायत थी कि मेरे अ, मेरे पाठ में ये कहानी यूट्यूब पे मौजूद होनी चाहिए। इसीलिए जब आपने कहा तो मैंने ये स्वीकार कर लिया कि इस कहानी को मुझे भी पढ़ना चाहिए। हालांकि बहुत से लोगों ने बहुत अच्छा वाचन किया है इसका, मैं शायद उतना अच्छा नहीं बोल पाऊँ, जी लेकिन मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। जी जी, स्वागत। कहानी शुरू करें? हाँ, स्वागत। इस और मैं कहानी मित्रों से अनुरोध कर देता हूं कि कोई प्रश्न हो तो आप बेशक टिप्पणी में उस प्रश्न को दर्ज करें। सुधा जी बाद में उसका उत्तर दे सकती है कहानी पढ़ने के बाद, कोई भी प्रश्न हो। जी सुधा जी। तो ये कहानी दरअसल 2 भागों में है और इसमें सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है और उसके बाद डॉट्स हैं, यानी अंतराल है, चुप्पी का अंतराल है। और उस चुप्पी में आप बिटवीन द लाइंस पढ़ सकते हैं कि दूसरा पक्ष क्या कर रहा है। तो इसमें पहला हिस्सा है शादी के 5 साल बाद, पति पत्नी के संवाद है। संवाद मतलब एक की चुप्पी और एक का संवाद है। और दूसरा हिस्सा है शादी के 15 साल बाद। तो पहला हिस्सा एक, जरूरी है कि 3 बार घंटी बजने से पहले दरवाजा खोला ही ना जाए। ऐसा भी कौन सा पहाड़ काट रही होती हो, आदमी थका मांदा ऑफिस से आए और 5 मिनट दरवाजे पे ही खड़ा रहे। ये घर है, यहाँ कपड़ों का ढेर, वहां खिलौनों का ढेर। इस घर में कोई चीज सलीके से नहीं रखी जा सकती। उफ, इस बिस्तर पर तो बैठना मुश्किल है, चादर से पेशाब की गंध आ रही है। अब यहाँ वहां पोतड़े सुखाती रहोगी तो गंध तो आएगी ही। कभी गद्दे को धूप ही लगवा लिया करो। पर तुम्हारा तो 12 महीने नाक ही बंद रहता है, तुम्हें कोई गंध दुर्गंध आती नहीं। अच्छा, तुम सारा दिन यही करती रहती हो क्या? जब देखो तो लिथड़ी बैठी हो बच्चों में। मेरी माँ ने 7-7 बच्चे पाले थे, फिर भी घर साफ सुथरा रहता था। तुमने तो 2 बच्चों में ही घर की वो दुर्दशा कर रखी है जैसे क्रिकेट की पूरी टीम पल रही है। फिर वही शरबत, पकड़ा दिया हाथ में ठंडा शरबत। कभी तो अकल का काम किया करो, जाओ चाय लेकर आओ और जल्दी लाओ। तुम्हें तो अपनी तरह सारी दुनिया स्लो मोशन में चलती दिखाई देती है। सारा दिन घर घुसरी बनी क्यों बैठी रहती हो? खुली हवा में थोड़ा बाहर निकला करो, ढंग के कपड़े पहना करो। बाल कटवाने का भी बाल संवारने का भी समय नहीं मिलता तुम्हें, तो बाल छोटे करवा लो, सूरत भी कुछ सुधर जाएगी। पास पड़ोस में इतनी अच्छी और समझदार औरतें हैं, उनमें जरा उठा बैठा करो। बाबूजी को खाना दिया? कितनी बार कहा है उन्हें देर से खाना हजम नहीं होता, उन्हें वक्त पर खाना दे दिया करो। दे दिया है तो मुंह से बोलो तो सही। जब तक बोलोगी नहीं मुझे कैसे समझ में आएगा? अच्छा सुनो, वो किताब कहाँ रखी है तुमने? टेबल के ऊपर नीचे सारा ढूंढ मारा, शेल्फ भी छान लिया। तुमसे कोई चीज ठिकाने पर रखी जाए तब ना। गलती की जो तुम्हें पढ़ने को कह दिया।
अब ये किताब जिंदगी में तो मिलने से रही। तुम औरतों के साथ यही तो दिक्कत है, शादी हुई नहीं, बाल बच्चे हुए नहीं कि किताबों की दुनिया को अलविदा कह दिया और लग गए नून तेल लकड़ी के खटराग में। पढ़ना लिखना गया भाड़ में। अब ये कोई खाना है? रोज वही दाल रोटी बैगन भिंडी और आलू, मटर में आलू, गोभी में आलू, मेथी में आलू, हर चीज में आलू। आलू के बिना भी कोई सब्जी बनती है हिंदुस्तान में या नहीं? तुमसे ढंग का खाना भी नहीं बनाया जाता। अब और कुछ नहीं करती हो तो कम से कम खाना तो सलीके से बनाया करो। जाओ 1 महीना अपनी माँ के पास लगाओ, उनसे कुछ रेसिपीज नोट करके ले आना। अम्मा तो तुम्हारी इतना अच्छा खाना बनाती है, तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? कभी चाइनीज बनाओ, कॉन्टिनेंटल बनाओ, खाने में कोई वैरायटी तो हो। वो किताब जरूर ढूंढ के रखना, मत कहना कि भूल गई। आजकल तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। अब तो दोनों सो गए हैं, अब तो यहाँ आ जाओ। आओ बैठो मेरे पास। अच्छा ये बताओ, मैंने इतने ढेर सारे प्रपोजल में से तुम्हें ही शादी के लिए क्यों चुना? इसलिए कि तुम पढ़ी लिखी थी, संगीत विशारद थी, गजलों में तुम्हारी दिलचस्पी थी, इतने खूबसूरत लैंडस्केप तुम्हारे घर की दीवारों पर लगे थे। तुमने अपना ये हाल कैसे बना लिया? 4 किताबें लाकर दी तुम्हें, एक भी खोलकर नहीं देखी। ऐसे ही पत्नियों के शौहर, ऐसी ही बीवियों के शौहर फिर दूसरी खुले दिमाग वाली औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और तुम्हारे जैसी बीवियां घर में बैठकर टसुए बहाती हैं, पर अपने को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगी। तुम्हारे तो कपड़ों में से भी बेबी फूड और तेल मसालों की गंध आ रही है। सोने से पहले जरा नहा लिया करो एक बार, तुम्हें भी साफ सुथरा लगे। और ये लो, मैं बोल रहा हूं और तुम सो भी गई। अभी तो 10:30 ही बजे हैं, ये कोई सोने का वक्त है? सिर्फ घर के कामकाज में ही इतना थक जाती हो कि किसी और काम के तो लायक ही नहीं रहती। यहाँ पर पहला खत्म होता है, अब दूसरा दूसरा हिस्सा यानी शादी के 15 साल बाद। तुम्हारी आदतें कभी सुधरेंगी नहीं। 15 साल हो गए हमारी शादी को, पर तुमने जो एक छोटी सी बात सीख ली हो कि आदमी थका मांदा ऑफिस से आए तो एक बार की घंटी में दरवाजा खोल लिया जाए। तुम उस कोने वाले कमरे में बैठी क्यों रहती हो कि यहाँ तक आने में इतना वक्त लगता है तुम्हें? मेरे ऑफिस से लौटने के वक्त तुम यहाँ इस सोफे पर क्यों नहीं बैठती? अब ये घर है, न मेज पर एशट्रे, न बाथरूम में तौलिया, बस जहां देखो किताबें किताबें किताबें। मेज पर, शेल्फ पर, बिस्तर पर, कारपेट पर, रसोई में, बाथरूम में। अब किताबें ही ओढ़े, किताबें ही बिछाएं, किताबें ही पहने, किताबें ही खाएं। ये कोई वक्त है चाय पीने का? खाना लगाओ, गर्मी से वैसे ही बेहाल हैं, आते ही चाय थमा दी। कभी ठंडा नींबू पानी ही ले आया करो। अच्छा एक बात बताओ, ये इतने अखबार क्यों दिखाई देते हैं यहाँ? शहर में जितने अखबार निकलते हैं सब तुम्हें ही पढ़ने होते हैं। खबरें तो एक ही होती हैं सब में, पढ़ने का भूत सवार हो गया है तुम्हें। कुछ होश ही नहीं है कि घर कहाँ जा रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। ये क्या खाना है? बोर हो गए हैं रोज रोज सूप पी पी कर और फलाना ढिमकाना बॉइल्ड और बेक्ड वेजिटेबल खा खा कर। घर में रोज होटलों जैसा खाना नहीं खाया जाता। इतना न्यूट्रिशन कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है। कभी सीधी सादी दाल रोटी बना लिया करो, लगे तो कि घर में खाना खा रहे हैं। आजकल की औरतें विदेशी नकल में हिंदुस्तानी मसालों का इस्तेमाल भी भूलती जा रही।
ये क्या है, मेरे जूते रिपेयर नहीं कराए तुमने, बिजली का बिल भी नहीं भरा, तुमसे घर में टिक कर बैठा जाए तब ना। स्कूल में पढ़ाती हो वो काफी नहीं है, ऊपर से ही समाज सेवा का रोग पाल लिया अपने सिर पर। अरे क्यों जाती हो उस फटीचर समाज सेवा के दफ्तर में? सब हिपोक्रेट औरतें हैं वहां। मिलता क्या है तुम्हें? न पैसा न धेला, उल्टा अपनी जेब से आने जाने का भाड़ा भी फूंकती हो। ये है तुम्हारे लाडले का रिपोर्ट कार्ड। माँ को तो फुर्सत है नहीं बेटे के लिए। एमए की गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुमसे अपने ही बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता? तुम्हें नया गणित नहीं आता तो एक ट्यूटर रख लो। अब तो तुम भी कमाती हो, अपना पैसा समाज सेवा में उड़ाने से तो बेहतर है कि बच्चों को किसी लायक बनाओ। सारा दिन एमटीवी देखते रहते हैं। ओह, ये तुमने इतने छोटे करा लिए अपने बाल, मुझसे पूछा तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है छोटे बालों में बहुत खूबसूरत लगती हो? यू लुक हॉरिबल। तुम्हारी उम्र में ज्यादा नहीं तो 10 साल और जुड़ जाते हैं। चेहरे पर सूट करें या ना करें, फैशन जरूर करो। सोना नहीं है क्या? 12 बज रहे हैं, बहुत पढ़ाकू बन रही हो आजकल। तुम्हें नहीं सोना है तो दूसरे कमरे में जाकर पढ़ो। मेहरबानी करके इस कमरे की बत्ती बुझा दो और मुझे सोने दो। अब हाथ से किताब छोड़ो तो सही। सच कह रहा हूं, मुझे गुस्सा आ गया तो इस कमरे की एक एक किताब इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा, फिर देखता हूं कैसे पढ़ती हो। अरे कमाल है, मैं बोले जा रहा हूं, तुम सुन ही नहीं रही हो। ऐसा भी क्या पढ़ रही हो जिसे पढ़े बिना तुम्हारा जन्म अधूरा रह जाएगा? कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम्हारी बुद्धि में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। रहोगी तो तुम वही, रहोगी तो तुम वही। यहाँ कहानी समाप्त होती है। पहली कहानी। जी बिल्कुल। तो मित्रों, देखा और सुना आप सभी लोगों ने कि किस तरह एक छोटी कहानी में संवादों की बदौलत और रिश्तों में जिस तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, वह स्त्री जिस तरह से संभवतः अपने मूल स्वभाव में लौट रही है, क्योंकि उसको मूल स्वभाव ही कहना ठीक होगा, क्योंकि वह पढ़ी लिखी और संगीत में और तमाम दूसरी कलाओं में रुचि रखने वाली है। जो पहला भाग है जिसमें उसको उसके पति से जिस तरह के ताने मिलते हैं, शायद इसलिए भी कि वह अपने बच्चों, जो बच्चे उस समय पहले भाग में जो छोटे हैं, उस दुनिया में वह व्यस्त हो गई है, उस उनके प्रति समर्पित हो गई है, जिसको लेकर भी वह कई ताने सुनती है। और जो शादी के 5 वर्ष बाद बड़े करीने से यह जो फैक्ट्स हैं, ये दोनों भागों में उभर के आते हैं। और दूसरे भाग में शादी के 15 साल बाद जब चीजें बिल्कुल पलट जाती हैं, एक तरह का यू टर्न पूरा हो जाता है। मगर यू टर्न होता है उस स्त्री के व्यक्तित्व में, मैं उसको पुनः कहूंगा कि वह मूल स्वभाव का ही विस्तार है, जो कुछ समय के लिए शायद स्थगित रहा होगा। मगर जो शिकायत है पुरुष की, पति की, वह दोनों ही स्थितियों में बराबर बनी हुई है। तो यह जो तनाव है, यही इस कहानी को खास बनाता है। और जो बात सुधा जी ने शुरुआत में कही कि किस तरह यहाँ स्त्री चुप्पी की जो सघनता है, वह दरअसल स्त्री संवाद की अनुपस्थिति में कुछ और अधिक बढ़ जाती है। पत्नी की जिन आदतों से या उनकी जिन छोटी छोटी बातों से पति को परेशानी होती है, और वह पहले भाग में जिन कमियों को दूर करने की बात करता है, वह उससे कुछ उम्मीद रखता है, दूसरे खंड में भी चीजें हो रही हैं, तब भी उसको शिकायत है। तो यह जो पूरी बुनावट है, यह बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं अब सुधा जी से ही कुछ सुनना चाहूंगा कि इस कहानी की आलोचना और प्रशंसा किस तरह की हुई, और स्वयं वे इस कहानी के प्रभाव में कुछ इस तरह से आई कि अपनी दूसरी कहानी में चुप्पी पुरुष के हिस्से में डालती हैं। मगर पहले हम
इस कहानी पर पाठकों की प्रतिक्रियाएं, उस समय के पाठकों की प्रतिक्रियाएं आज से सुन ले। जी अभी थोड़ी हाँ देर में सुधा बात करते हैं 10। जी जी। तो मित्रों, हम इस कहानी के बाबत, क्योंकि रचनाकार के पास कई तरह के फीडबैक आते हैं, कुछ चीजें उनको याद रह जाती हैं किसी भी रचनाकार को पहले ये भी सुन। अर्पण जी, ये कहानी मैंने यहाँ कई बार पढ़ी, भारत में भी, और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए इस कहानी के मंचन के साथ। वर्धा के छात्रों ने, देहरादून के छात्रों ने, और कई कई कॉलेजेस में मंचन किया गया इसका। लेकिन मेरी बहुत ही मतलब यादगार अनुभव था जब मैंने इसको अमेरिका में पढ़ा, और उसमें पुरुष ज्यादा थे सुनने श्रोताओं में। और कहानी को पढ़ने के बाद कई पुरुषों ने हंसते हुए कहा कि आप हमें आईना दिखा रही हैं। हालांकि ज्यादातर उसमें सब, ज्यादातर क्या, भारतीय भारतीय पुरुष ही थे, एनआरआईज थे। तो मैंने कहा कि निश्चित रूप से यहाँ के पुरुष ज्यादा उदार हैं हमारे भारत के पुरुषों से, क्योंकि उनको सबको लगा कि ये हमें आईना दिखा रहे हैं। हम लोग ऐसे ही करते हैं, अनजाने में करते हैं, ये नहीं कि जानबूझ के करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो एक पेट्रियार्की इनग्रेन्ड हो गई है, अंदर धस गई है, उसको हम छोड़ नहीं पाते। वो कहीं ना कहीं से निकल के आई जाती है कि स्त्री का काम तो घर संभालना ही है, और अगर घर संभालने में वो ठीक से घर संभालती रहे तब भी शिकायत है। जैसे एक विदेश की ही है कि एक स्त्री को हमेशा उसका पति लौट के कहा करता था कि तुम करती क्या हो सारा दिन, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो एक दिन जब वो लौट के आया तो उसने देखा कपड़े वॉशिंग मशीन के बाहर पड़े हैं, बर्तन धुले हुए नहीं है, घर भी गंदा है, चावल के दाने पड़े। तो उसने चावल का एक दाना उठाया और कहा, ये क्या है, ये चावल कारपेट पे क्यों पड़े हैं, तुमने क्या किया आज? तो उसने कहा कि मैं, जो आप रोज पूछते थे कि तुम क्या करती रहती हो, सारा दिन क्या करती हो, तो आज मैंने वैक्यूम क्लीनर भी नहीं हाथ लगाया, मैंने आज वॉशिंग मशीन को भी नहीं छुआ, मैंने आज डिश वॉशिंग को भी नहीं छुआ, मैंने कुछ नहीं किया। तो अब आप देख लीजिए कि मैं सारा दिन क्या करती हूँ, और ये कल से आप करिए तो आपको पता चले कि इसमें कितना वक्त जाता है। तो घर के कामों की, घरेलू कामों की तो कोई गिनती होती नहीं। तो लेकिन यहाँ पर काफी इस कहानी की आलोचना हुई कि स्त्री बोलती क्यों नहीं है। उनको शिल्प नहीं समझ में आया कहानी का कि स्त्री क्यों नहीं बोलती है। वो एक जबरदस्ती उस तरह की कहानी बुनी गई है कि स्त्री नहीं बोलती लेकिन फिर भी बोलती है। खैर, तो जब इतना ज्यादा होने लगा तो मैंने कहा कि नहीं, स्त्रियां भी बोलती हैं, जाहिर सी बात है, कई स्त्रियां खूब बोलती हैं, कर्कशा भी होती हैं, पुरुषों को डोमिनेट भी करती हैं, बहुत दबंग होती हैं। लेकिन वो कौन सी स्त्री होती है? वो स्त्री होती है जिसके पास अर्थ सत्ता हो, मनी पावर। एक तो अगर वो आत्मनिर्भर है तभी वो बोलने की क्षमता रखती है। अगर वो पति के सामने अपना भिक्षा पात्र हमेशा फैलाए रखेगी तो बोलना नहीं सीख पाएगी कभी। तो इसलिए मैंने ये दूसरी कहानी लिखी थी, वो मैं अब आपको सुनाती हूँ। 10 मिनट उसमें लगेंगे। जी सुधा जी, सुधा जी, जी, एक और प्रतिक्रिया आ रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं चरण सलूजा जी, अभिनेता हैं और भारत की ही हैं, अब कनाडा में रहते हैं, और अपने श्याम बेनेगल जी की कई फिल्मों में चरण सलूजा जी ने अभिनय किया है। और अच्छा, लगातार हमारे कार्यक्रम देखते हैं। तो उनकी एक प्रतिक्रिया आ रही है, आप भी देखें स्क्रीन पर। उन्हें यह कहानी अच्छी मुझे लगी और आंखों से थोड़ा कम दिखता है, हाँ, मैं पढ़ नहीं मैं पाऊंगी, आप बताइए। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। वे लिख रहे हैं, वाह अति सुंदर, एक औरत की कहानी, मर्द की जुबानी, ब्यूटीफुल। आई वुड लव टू डू इट हेयर इन कैलगरी विथ योर परमिशन ऑफ कोर्स। कनाडा में कैलगरी में भी रहते हैं, तो शायद इसका कुछ पाठ या इसका कुछ नाट्याभिनय करना चाहते होंगे, वे और स्पष्ट करेंगे। तो बहुत आप बहुत शुक्रिया चरण सलूजा जी, कम से कम आपने अनुमति मांगी। वैसे इस कहानी को बहुत सी जगहों पर बिना अनुमति के
यहाँ तक कि इसके ऊपर 4 एपिसोड में एक धारावाहिक भी बनाया जा चुका है, पाकिस्तान के हम टीवी ने बनाया था। मेरी एक किताब उर्दू में है, उसका शीर्षक ही है रहोगी तुम वही, और उसमें 16-17 कहानियां हैं। तो इस ये किताब पहुंच गई होगी उर्दू में कहीं कराची, तो वहां पर उन्होंने हम टीवी के लिए, हालांकि नाम का क्रेडिट मुझे दिया था पर मुझसे अनुमति नहीं मांगी गई थी। तो मुझे मित्रों ने कहा कि उन पर केस करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ठीक है, नाम दिया है ना, उतना काफी है, और शीर्षक नहीं बदला, रहोगी तुम वही शीर्षक से ही 4 एपिसोड में बनाया था धारावाहिक। तो कोई भी इसे चाहे तो कहीं भी मंचन कर सकता है। अब हम लोग जब वरिष्ठ हो जाते हैं ना, 70 पार के बाद लेखकों की अनुमति की लगता है जरूरत नहीं होती। तो ठीक है, आप जरूर करिए, मुझे बहुत खुशी होगी, आप कीजिए, और दोनों कहानियों का कीजिए तो और भी खुशी होगी। हाँ, एक लड़की आई थी तुरीन से, अल्सांद्रे, उसने इतालवी में इसको रोम की यूनिवर्सिटी में इतालवी में किया था, दोनों कहानियों का मंचन किया था। चलन सलूजा जी आपको धन्यवाद कह रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम लोग जुड़े हुए हैं। यह कहानी एक कर्नाटक के एक पाठ्यक्रम में भी है, उसके बारे में भी मित्रों को थोड़ा बतला दें, कई लोग शायद ना जान रहे हो। जी हाँ, ये कहानी कई जगह पाठ्यक्रम में लगी हुई है और बहुत बेसिक पाठ्यक्रम में है, जैसे बीए, जो हिंदी जिनके लिए खाली एक सब्जेक्ट है, तो बीकॉम, बीसीए, बीबीए उनके पाठ्यक्रम में है। और ये 10 मिनट की कहानी को मैसूर की एक प्राध्यापिका ने अपनी दक्षिण भारतीय हिंदी में बहुत ही मजेदार तरीके से इसको 1 घंटे में 50 मिनट में समझाया है। वो कभी कभी मुझे सुनने में बड़ा मजा आता है, जिस तरह से समझाती है, एक ही 2 लाइनों को बार बार अलग अलग तरीके से बोलती जाती है और समझाती जाती है। तो एक तरह से ये बहुत से पुरुषों के, मुझे लगता है, ईगो को थोड़ा चोट भी करती है, क्योंकि जो ऐसे बोलते रहते हैं, और बहुत से लोग बोलते हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं कि नहीं बोलते। तो खैर, स्त्रियां भी बोलती हैं। मैं अपनी बात पे वापस आती हूँ और ये कहानी सुनाती हूँ आपको, सत्ता संवाद। इजाजत है अर्पण जी? जी, स्वागत स्वागत। हाँ, सत्ता संवाद। आ गए? सत्ता संवाद का मैंने बाद में शीर्षक रख दिया था जाओगे कहाँ, क्योंकि रहोगी तुम वही में आखिरी लाइन है, रहोगी तो तुम वही, और इस कहानी में आखिरी लाइन है जाओगे कहाँ। तो ये सत्ता संवाद, जाओगे कहाँ उर्फ सत्ता संवाद। तो ये कहानी सुने, सत्ता संवाद उर्फ जाओगे कहाँ। और मित्रों, यहाँ पुरुष चुप है, यहाँ जो हाँ, चुप्पी इसमें है, पुरुष चुप है, सिर्फ स्त्री बोल रही है, सिर्फ हाँ, स्त्री बोल रही है। और यही आगे यही जी, यही आज, यही जो बुनावट है इन दो कहानियों की, इसी कारण से आज की इस कड़ी में इन दोनों कहानियों को साथ साथ रखा गया। जी जी, साथ लिया है, ये कहानियां साथ में ही पढ़ी जाती हैं, एक दूसरे की पूरक है। बिल्कुल जी। आ गए? ये लो, खाली हाथ झुलाते चले आए? मैंने कुछ लाने को कहा था, याद नहीं रहा? कोई नई बात है? याद रहता कब है? अब मैं बाहर भी करूं और घर का सारा जंजाल भी संभालूं। मरने दो, मुझे क्या पड़ी है, मैं भी नहीं करती, चलने दो घर जैसे चलता है। अभी चप्पलें कहाँ लिए जा रहे हो? सारी दुनिया की धूल मिट्टी कमरे में फैला दी। चप्पलें दरवाजे पर उतारी नहीं जाती, पैरों में मिट्टी लिथड़ती रहे, तुम्हें क्या? आज काम वाली भी नहीं आई है, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? घर गंदा रहे साफ रहे, तुम्हारी बला से। हर काम के लिए मैं ही मरती खपती रहूं? इन उखड़ी हुई चप्पलों को पहनना बहुत अच्छा लगता है क्या? 10 दिन से देख रहा हूं, 10 दिन से देख रही हूं, पैर घसीट घसीट कर चल रहे हो। 2 मिनट मोची के पास खड़े होकर गठवा नहीं सकते? सारा दिन कॉफी हाउस में बैठकर सिगरेटें फूक फूक कर दर्शन बघाड़ते हो। कॉफी हाउस के बाहर ही तो मोची बैठा रहता है, पर नहीं, क्यों गठवाओ चप्पल?
फटी टूटी चप्पल पहनने में जो शान है वो दुरुस्त चप्पल पहनने में कहाँ। बेटा भी वही रंग ढंग सीख रहा है, कपड़े धुलाई में डालता ही नहीं, महीने भर से एक ही जीन्स और हवाई चप्पल चटखाता घूम रहा है, शेव भी नहीं करता, मैले कपड़े लादे रहने में ही शान समझता है। पिता पर पूत, आखिर बेटा किसका है? एक मैं ही हूं जिसे जुलोकलात निभानी पड़ती है। वही 2-4 सूती साड़ियां धो सुखाकर कलफ लगाकर पहनती हूँ। उस पर भी दोनों बाप बेटे आंखें फाड़े रहते हो, जैसे बड़ा सच सवर कर निकल रही हूँ। मैं भी तुम दोनों की तरह अगर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं तो जो 4 पैसे घर में आते हैं उसके भी लाले पड़ जाएंगे। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो बैठे ठाले रोटियां। वाह, थाली सरकाकर उठ गए। इस उम्र में भी नखरे दिखाने बाकी रह गए हैं। पकाऊं भी मैं और उगाऊं भी मैं। तुमसे तो रास्ते से एक सब्जी उठाकर लाई नहीं जाती, झोला हाथ में लेते हुए शर्म आती है। जब खाना खाने में किसी को शर्म नहीं आती तो लाने में कैसी शर्म। दो एक बार खुद खरीद कर लाओ तो पता भी चले कि सब्जी भाजी के भाव कहाँ पहुंच रहे हैं। अब खाली मेरी कमाई से तो घर चलने से रहा और घर में 36 पकवान बनने से रहे। भगवान का शुक्र है कि 2 वक्त की रोटी जुट जाती है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, वरना तुमने तो उसके लिए भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अच्छा ये बताओ, मेरी साड़ी घर काम वाली को किसने दे दी? मैं हफ्ता भर बाहर क्या गई, तुमने बड़ी दरिया दिली से घर का सामान जिसे तिसे लुटा डाला। पानी भरने वाला घाटी तुम्हारी टी शर्ट पहन रहा है, बाहर डोलता पगला बाबा तुम्हारा कुर्ता पजामा लटकाए घूम रहा है। अपने तो अपने, मेरे कपड़े भी बांट दिए। खुद फटे चिथड़े पहनो और कपड़े दीन दुखियारों में बांटते रहो। पूरे मोहल्ले में एक तुम ही दाता दानी रह गए हो। बस घुस गए अपने दड़बे में मुंह डाल के। एक तुम और एक तुम्हारी बाबा आदम के जमाने की ये मेज, जिस पर कहने को 2 दर्जन पेन रखे हैं, पर कभी हिसाब करने को लो तो एक भी चलता नहीं। सबकी स्याही सूखी पड़ी है। इस घर का सूखा हर जगह व्याप गया है। लो, पढ़ गए किताबों में सिर डाल के। सच को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, पर जिस पर बीतती है ना, सच उसी के मुंह से निकलता है। तुम में तो सच सुनने का मादा ही नहीं रहा कभी। वैसे बड़ा सच लिखने का दम्भ भरते हो, बड़ी तीखी सच्चाइयां उड़ेलते हो अपनी कलम से। हिपोक्रेट हो तुम सब। जितने झूठे तुम सब लिखने वाले हो, शायद ही दुनिया का कोई आदमी इतना बड़ा झूठ बोलता हो। और तुर्रा ये कि सच्चाई का सेहरा भी अपने सिर सजाए फिरते हो। दरवाजा बंद कर लेने से मेरी आवाज बंद नहीं हो जाएगी, ये याद रखना। कमरा बंद करके लिखो फूल और पत्तियों की कविताएं, करो आसमान सूरज चांद और सितारों की बातें, लताड़ो राजनेताओं और भ्रष्टाचारियों को और लूटो वाहवाही। घर तो अपना संभाला नहीं जाता, दुनिया जहान की हाँकते फिरते हो। अरे बेटे को ही बैठकर कुछ पढ़ाया होता तो आज वह भी तुम्हारी तरह नाकारा न डोलता। अपनी ही दुनिया में कैद रहे जिंदगी भर और 2-2 जिंदगियां बर्बाद की। मैंने तो तुम्हारे साथ जैसे तैसे निभा लिया, पर इसकी बीवी 2 दिन में इसे छोड़ नहीं गई तो बोलना। पर तुम्हें क्या, अपने दड़वे में बंद होकर कागज काले करते रहना। कभी कभी अफसोस होता है, घर में हम 3 प्राणी और 4 कोने, सब एक दूसरे से कटे हुए अलग थलग। बाप बेटे के स्वभाव में राई रत्ती फर्क नहीं, पर रिश्ते में 36 का नाता है। मुझे तो याद नहीं आता कभी तुम दोनों ने बैठकर आपस में कोई सलाह मशवरा किया हो। कोई बात करने बैठे नहीं कि बहस शुरू हो जाती है। बेटा बड़ा हो जाए तो दोस्त से बढ़कर होता है। कितना चाहती थी मैं कि तुम दोनों दोस्तों की तरह रहो। ये बात कहो तो आग लग जाती है तुम्हें। कहते हो मैंने ही तो उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया। अरे सुनो, मैं क्यों तुम्हारे खिलाफ भड़काऊंगी भला, मुझे क्या पड़ी है? उसके क्या आंख कान नहीं है?
देखता समझता नहीं कि घर में कैसे मेहमानों की तरह रहते हो। घर ना हुआ होटल हो गया तुम्हारे लिए। बल्कि मैं तो कहूं, जैसे वह मेरे साथ पेश आता है सब तुमसे ही सीखा है उसने, और क्या। न तुमने कभी मुझसे प्यार के दो बोल बोले, न उसने। वो जमाना गया जब हथेलियों में उसका सिर लेकर उसे लोरियां सुनाया करते थे। हाय, उस बच्चे को वही 2-4 महीने गोद में उठाया तुमने। होश संभालने के बाद तो तुम्हारी नफरत ही झेली। 20 साल का होने वाला है, पर कभी जो उसके हाथ में 20 रुपए तुमने थमाए हो कि जा बेटा पाव भाजी खा लेना। पता नहीं जो थोड़ा बहुत कमाते हो जाता कहाँ है। मुझे तो पता भी नहीं चलता कितना पैसा मिलता है तुम्हें। जेब तो हमेशा खाली ही दिखती है। ये लो, एक और प्रेम पत्र। इस उम्र में भी तुम्हारी जेब में से प्रेम पत्र ही निकलते हैं। भूखे भजन हो ना हो, इश्कबाजी तो हो ही सकती है। बेटा शादी की उम्र पर आ रहा है और इश्क बाप को चढ़ा है। पता नहीं है तुमसे आधी उम्र की लड़कियां क्या देखती हैं तुम में। सब अव्वल दर्जे की बेवकूफ होती हैं। मरती हैं तुम्हारी हवाई कविताओं पर। उन्हें क्या मालूम कि इन कविताओं को गूंथ कर 2 वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। तुम्हारे झोले और दाढ़ी पर मरती हैं। तुम्हारे साथ रहकर देखें, 2 दिन में आटे दाल का भाव ना पता चल गया तो कहना बड़ी हवा में उड़ती फिरती हैं। मैं भी कितनी पागल हूं, ये सब मैं कह रही हूं। मैं जो खुद इतनी पागल थी, आज से 25 साल पहले। याद करूं तो दिल दहल जाता है। तुम्हारे प्यार में मरने मिटने पर उतारू थी। लगता था दुनिया का हर रास्ता सिर्फ तुम तक जाता है। तुम्हारे खतों की एक एक लाइन मुझे ज़बानी याद थी। तुम्हारे एक एक खत को 25-25 बार पढ़ती थी मैं। तुम्हारी खूबसूरत हैंडराइटिंग की घंटों नकल किया करती थी। तुम्हारी दाढ़ी में मुझे ईसा मसीह नजर आता था। कंधे पर झोला टांगे हुए तुम मुझे दुनिया के सबसे सुंदर इंसान दिखाई देते थे। कितनी पागल थी मैं। सोचती थी तुम मिल जाओ, मुझे तो बस फिर और कुछ नहीं चाहिए। शादी हुई नहीं कि सारे टेक्निकलर सपने काले सफेद हो गए। साल भर की नून तेल लकड़ी में सब हवा हो गया। घर के खटराग में मेरे तो बाल सफेद हो गए, पर तुम नहीं बदले, रहे मजनू के मजनू ही। कमाल है, 1 हफ्ते से ट्यूबलाइट खराब पड़ी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टेलीफोन तो कट ही गया है, बिजली भी कट जाएगी, पर तुम्हें क्या। कहोगे इस औरत का दिमाग चल गया, सारा दिन बड़बड़ 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 करती रहती है। तुम्हारे साथ जैसे मैंने 22 साल काटे हैं ना, कोई भी औरत पागल हो जाएगी। तुम तो घर में बैरागी से रहते हो। अब मैं स्कूल से आधी छुट्टी लेकर आऊं बिजली का बिल भरने के लिए। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं कि अब भी तुमसे उम्मीद रखती हूँ। मुझे तो अब तक समझ लेना चाहिए था कि तुम। छोड़ो, तुम्हें कोस कोस कर अपनी जबान क्यों खराब करो। अब फिर छोला उठाकर चल दिए। कहाँ जा रहे हो। ये खाना जो थाली में छोड़कर उठ गए हो, कौन खाएगा। मत समझना कि मैं इतनी पतिव्रता हूं कि तुम्हारी जूठी थाली में खाकर अपना जन्म सकारत समझूंगी। तुम्हें खाने की क्या कद्र होगी। खुद कमाते धमाते तो पता चलता कि झोला लेकर बड़ी बड़ी फिलॉसफी हाँकने से घर का चूल्हा नहीं जलता। उसके लिए सुबह से शाम तक हड्डियां गलानी पड़ती हैं, तब जाके। लेकिन तुम तक किसी बात का कोई असर नहीं होता, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो। अब जा ही रहे हो तो अपना ये प्रेम पत्र देते जाओ। याद रखना, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। ये प्रेम पत्र जो लिख रही है ना, उसे कह दो आने को तैयार है तो मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं। आए, संभाले तुम दोनों को, मेरी जान छूटे। 22 सालों में यूं भी कितनी जान बाकी बच गई है। इसलिए नहीं खाने बैठी तुम्हारी जूठी थाली में कि पति परमेश्वर की जूठन का भोग लगाऊं। अपनी कमाई का दर्द मुझे नहीं होगा तो क्या तुम्हें होगा।
भरी थाली छोड़ी, झोला उठाया और चल दिए। लेकिन जाओगे कहाँ? देर सवेर यहीं आओगे, खाली हाथ झुलाते। जाओगे कहाँ? ये जी एक कमाऊ पति पत्नी की बड़बड़ाहट है। जी बिल्कुल। तो अब मुझ मित्रों, पर आरोप ये लगा था कि जहाँ पति बोल रहा है वहां भी सहानुभूति पत्नी के साथ है, औरत के साथ है, और जहाँ पत्नी इतना बड़बड़ा रही है वहां भी सहानुभूति पत्नी के साथ है। ये क्यों किया आपने? मैंने कही मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये होता है। जी बिल्कुल। और दोनों ही कहानियों में जो पत्नी है वह स्कूल शिक्षिका है, तो इसको भी हम एक सूत्र के रूप में देख सकते हैं। और जिस तरह से जो ताने दिए गए हैं, चाहे वो पहली कहानी में पुरुष दे या दूसरी वाली में स्त्री दे, तो वह जो मनोविज्ञान है, जेंडर का जो मनोविज्ञान है, वह भी बहुत खूबसूरती से यहाँ पर उभर कर आया है, यह भी कहूंगा। और एक और बड़ी बात जो आजकल के समय में अगर यह कहानी लिखी जाए तो शायद इस तरह से न लिखी जाए, क्योंकि ये लोग ऐसी दंपति साथ नहीं रह पाएंगे। तो यह जो एक बड़ी बात है, गृहस्थी का तनाव दोनों कहानियों में है, मगर संगति भी बनी हुई है। यह भी उस दौर विशेष की, या आज भी बहुत जगहों पर जहां गृहस्थी तनावपूर्ण है, वहां भी गृहस्थी को बचाने की जो गुंजाइश है, जो स्पेस है, वह कम से कम बना हुआ है। जो इस कहानी के अंत में भी आता है कि जाओगे कहां, सत्ता संवाद उर्फ जाओगे कहां। वे सारी आपने कमजोरियों जी को जान रही है आपने वही, और वह बिल्कुल कभी आपने सही कहा। ये आज की असल में जो स्थितियां हैं दाम्पत्य की, वो बहुत ज़्यादा जटिल हो गई हैं। और ये उसके लिहाज से इनको देखें तो ये बड़ी सिंपलिस्टिक कहानियां हैं। आज की ऐसा स्थितियां कह ज़्यादा सकते जटिल हैं, क्योंकि ऐसी औरतें साथ रहना नहीं चाहती और इतना झेलना नहीं चाहती कि उनकी अपनी इयत्ता, अपना अस्तित्व सब खत्म हो जाए। तो इसलिए बहुत फर्क आया है। लेकिन आज भी बहुत कुछ, बहुत सारे इसी तरह के आपको दाम्पत्य मिल जाएंगे। मैं वही कह रहा हूं कि चूंकि अलग 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 जो आर्थिक संवर्ग है उसके हिसाब से भी कहानियां अलग अलग हैं। और जो बिल्कुल अपर हाई क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है, तो उनमें भी गृहस्थी के तनाव के नतीजे अलग अलग हैं। आज भी हम किसी भी समय में हम एक साथ दरअसल कई परिस्थितियों को जी रहे होते हैं, तो वो तो खैर है ही। और एक बात सुधा जी यह भी है, कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अगर गृहस्थी के तनाव कुछ एक वर्षों तक दोनों ओर से सहते हुए साथ रहने की उस कोशिश को बरकरार रखा जाए, तो जो एक सेपरेशन की समस्या है वह कम सकता है। तलाक की समस्या काफी हद तक घट सकती है, क्योंकि उसमें कई बार छोटी छोटी वजहें होती हैं, जो वजहें यहां भी आई हैं, इन कहानियों में भी आई हैं, मगर तलाक नहीं है, क्योंकि तब वह दौर अमूमन नहीं था। और ऐसे कई प्रसंग हम लोग जानते हैं जहां पति पत्नी अलग भी हुए, चाहे लेखकों के परिवार में या कलाकारों के परिवार में भी, तो कानूनी रूप से तलाक की बात भी नहीं आई। ये आप भी जान रही हैं, हम लोग भी जान रहे हैं। नहीं, ठीक है, लेकिन तलाक होना कोई बहुत बुरी चीज भी नहीं है ऐसे। क्योंकि जी जहाँ तलाक नहीं होते हैं और पति पत्नी एक जटिल संबंध में रहते हैं, वहाँ बच्चों बच्चों की बहुत सही परवरिश और सही तरीके से बच्चे बड़े नहीं हो पाते हैं। उनके मानस पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है अगर पति पत्नी में आपस में एक संतुलन नहीं है और दोनों में एक रस्साकशी बच्ची बनी रहती, तो वो
बच्चों के लिए सेहतमंद नहीं है, इसलिए तलाक को एक गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। जी जी। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कैसे मतलब मनोवैज्ञानिकों का जो यह विश्लेषण है उसकी ओर हमने इशारा किया कि यह इस कहानी में भी इस तरह की बातें आई हैं। दरअसल यह कहानी प्रेम और विवाह के शुरुआती दिनों के स्वप्नों की उत्तर कथा भी है, जहां हर रोमानियत मिट रही है वक्त के साथ। जैसे बर्तनों के मुलम्मे छूटते हैं, वैसे ही सच्चाई सामने आती है। जिस कवि से और उसकी कविताओं से, झोले से और उसकी जो अपनी कैफियत है, एक फक्कड़पन की जो कैफियत है, उससे एक लड़की तो प्यार कर सकती है, मगर वही लड़की जब उसकी गृहस्थी पत्नी में बन आती है, जाती है। हाँ, पत्नी तो बनती है, तो वह कहती भी है कि तुम तो अभी भी मजनू बने हुए हो, तुम्हारे बेटे की शादी की उम्र हो रही है। तो यह जो एक विरोधाभास है पुरुष के भीतर, या कहीं ना कहीं स्त्री की उस चाहना के भीतर भी, वह चाहती तो है ऐसा प्रेमी जो फक्कड़ हो, जो कुछ मासूम भी हो, कलाकार प्रवृत्ति का हो, प्रेम करेगी, गृहस्थी भी बसाएगी, लेकिन गृहस्थी बसाने के बाद उसकी अपेक्षा कुछ और भी हो जाती है, जिसमें कई बार वह सामने वाला सक्षम नहीं हो पाता है, उसका स्वभाव नहीं है। तो वह स्त्री आपको के अपने अंतर्द्वंद भी एक आए हैं। बहुत एक बहुत मजेदार है, आपको एक प्रतिक्रिया बताती हूँ। जी जी। जब ये कहानी मन्नू जी ने पढ़ी थी, तो मन्नू जी को बहुत मजा आया, कहने लगी सुधा तूने तो मेरी कहानी लिख दी है। जब राजेंद्र घर पे रहते थे और मैं खींची हुई कॉलेज से लौटती थी, तो मेरी जबान पर छुरी कैंचियां उगाती थी और मैं ऐसे ही बड़बड़ाती रहती थी, ऐसे ही बोलती रहती थी, क्योंकि वो सारा दिन घर में बैठे रहते थे और कागज काले करते रहते थे। तो ये तो तूने मेरी कहानी लिख दी। मैंने मैंने ये बात लिखी भी है अपनी किताब में। जी जी। हाँ। देखिए, एक लेखिका का यह कहना कि हाँ मेरी जबान पर ऐसे छुरी कांटे उग आते थे, वो कितनी बड़ी पारदर्शिता है, सच्चाई है ये जी हाँ, कहना। बिल्कुल। और वह भी चूंकि आपसे कह रही हैं, क्योंकि आप उनके बेहद क्लोज भी रही हैं। एक लेकिन मैंने छोटी लिख दिया उसको, मैंने उनसे पूछा कि मैं लिख दूं। जब मैं एक औरत की नोटबुक किताब तैयार कर रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि ये बात मैं लिख दूं। बोली हाँ हाँ जरूर लिख दो। उन्हें बिल्कुल कभी उन्हें किसी बात से अपनी बहुत सी नेगेटिव चीजें भी वो स्वीकार करती थी, जी कभी अपने को ग्लोरीफाई नहीं किया उन्होंने हर संदर्भ में। ये उनकी जी बहुत बड़ी खासियत थी। जी, बिल्कुल। परसों उनका और जन्मदिन था, मैं उन्हें जी हाँ, याद कर रही हूँ। बिल्कुल। जन्मदिन मतलब किताबों में वही किताब वाला तारीख है। लिखी हुई है, वैसे तो 12 जून है, जी पर हाँ, जी परसों से मैं उनको याद कर रही थी। जी जी। उसमें कहीं एक कोटेशन भी आया था गृहस्थी को लेकर, कि गृहस्थी में सुरक्षा भी है, लेकिन गृहस्थी में कोई व्यक्ति सीमांकित भी किस तरह से होता है। ऐसी कोई पंक्ति किसी पोस्टर में हम्म, किसी ने इस्तेमाल भी किया था। तो एक बेहद जागरूक और अंतर्द्वंदों को स्वीकारती हुई जो लेखिका रचनाकार हैं मन्नू भंडारी, जो एक कल्ट जी जी कहानी कहेंगे, यही सच है। बिल्कुल। तो आज की तारीख में एक कल्ट कहानी है, उसमें भी वही बिल्कुल। अंतर्द्वंद कहीं ना कहीं उभर कर आते हैं। एक बात रह गई थी जिसकी ओर हमने इशारा शुरुआत में जिसकी ओर इशारा किया था, कि जब पहली कहानी में आप स्त्री की चुप्पी को ले रही थी, तो उसके बाद आपके भीतर कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ प्रतिक्रियाएं भी, कुछ अपना अंदरूनी भी, कि आपको लगा कि नहीं, इस कहानी में मैं पुरुष को चुप करूं। तो इस पर भी दो शब्द कहें। नहीं नहीं, ये कहानी, दूसरी कहानी तो बिल्कुल प्रतिक्रिया में लिखी गई, क्योंकि इतनी ज्यादा पहली कहानी पर इतनी ज्यादा आलोचना भी सुनने को मिली थी, दबे स्वर में सही, लेकिन पुरुषों की नाराजगी भी थी कि क्या लिख रही, कैसे लिख रही। तो एक तरह से प्रतिक्रिया में ये लिखी गई कि हाँ स्त्री भी बोलती है, लेकिन कैसी स्त्री बोल सकती है, और उसका शीर्षक भी वैसा ही दिया था। खैर ये तो पुरानी कहानियां हो गई, जी मेरे ख्याल से इस पर बहुत बात की जा चुकी है।
जी। अब अच्छा, अगली एक बार मैं आपको नई बिल्कुल। कहानी सुनाऊंगी, बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। हम शीघ्र ही उसे रखेंगे। और हमारे मित्र शुभम मोंगा जी लिख रहे हैं कि आपकी यह कहानी सत्ता संवाद की संभवतः वे बात कर रहे हैं। मैंने अपनी पीएचडी थीसिस में इस कहानी को ली थी। शुभम मोंगा जी की यह प्रतिक्रिया है। हाँ, बहुत बहुत जी। शुक्रिया शुभम जी। और बेशक यह कहानी पुरानी हुई, मगर जिस तरह के तेवर और जिस तरह के संवाद, तीखे संवाद, सहज संवाद इन दोनों ही कहानियों में उभर कर आए हैं, उससे पूरा मिजाज समझ में आता है उस घर का, उन दोनों घरों का और उन दोनों चरित्रों का भी, जो चुप है वे भी और जो चुप नहीं है वे भी। और कैसे एक पात्र को चुप रखते हुए भी पूरी कहानी आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि वहां घटनाएं नहीं है, घटनाएं हैं। पहली कहानी में भी कई घटनाएं हैं और यहाँ भी है, जहां वह घर छोड़कर जा रहा है, जहां वह कई जरूरी बिल जमा नहीं कर रहा, जहां परोसी गई थाली को खा नहीं पा रहा है, कई घटनाएं घट रही हैं। तो संवादों को इस तरह से रखा गया है कि बेशक घटनाओं की चर्चा नहीं की गई है, मगर घटनाएं उन संवादों में अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। यह भी संवाद की जो है अपनी उसकी उपयोगिता है और उसकी एक बेहतरीन बुनावट भी है। और पहली कहानी की अगर हम बात करेंगे रहोगे तुम वही की, तो उसमें क्रमवार जिन कमियों को बतलाया गया है पहले भाग में, दूसरे भाग में क्रमवार उन कमियों से उभरती हुई स्त्री, उससे पार पाती हुई स्त्री है। और वहां भी झल्लाहट दोनों जगहों पर समान रूप से है, इसलिए वह कहानी भी बेहद खास हो जाती है। और मुझे लगता है कि ये दोनों कहानियां आज भी लोगों के दिलों के करीब हैं। तभी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आज उपस्थित भी हुए, इतनी सारी प्रतिक्रियाएं भी मिली। मैं कुछ और मित्रों के नाम ले लूं। हमारे साथ है जयमाला जी, मीता दास जी, शुभम मोंगा जी, चंद्रकांता किंद्रा जी, चंद्रकला सिंह जी, बहादुर पटेल जी, और यतीश कुमार जी, ज्योति देशमुख जी, भानु प्रकाश रघुवंशी, अनामिका चक्रवर्ती और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हैं। कुछ एक के नाम हमने पूर्व में लिए। तो कुल मिलाकर मित्रों, आज की यह कड़ी यहीं पर इस कड़ी को हम विराम देते हैं। अच्छा लगा चलिए कि अर्पण जी, मैं मृदुला जी की 2-4 पंक्तियों के साथ समाप्त करती हूँ। उन्होंने इन कहानियों पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी थी। मृदुला जी की जी पंक्तियां हैं। सुधा अरोड़ा की कहानियों की विलक्षणता यह है कि वे संवाद में संवादहीनता की कथा कहती हैं, बेहद मारक ढंग से। मैं मानती हूँ कि पाठक के लिए सबसे संप्रेषणीय लेखन वह होता है जिसका शिल्प सहज रूप से लेखन के दौरान उभरे, खासकर कहानी में। इसी पठनीयता को कहानीपन कहा जाता है। इसके अभाव में कहानी आत्मालाप बनकर रह जाती है। मजे की बात यह है कि सुधा की कहानियों में रहता तो एकालाप या आत्मालाप ही है, पर पाठक उसका संप्रेषण आत्मालाप की तरह नहीं, संवाद की तरह करता है। ऐसा संवाद जो सीधे सीधे उससे किया जा रहा हो, यानी हर पाठक खुद को एक खास और अहम संवादी मानता है। प्रवक्ता खुद से बोलता है, कहानी पाठक से बोलती है। वाह, वाह। तो मित्रों, मृदुला यह जी ने बहुत प्रतिक्रिया पहले लिखा था, बहुत अच्छा लिखा था। जी 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 बिल्कुल। चलिए, बहुत समय और हो गया है। हाँ, बिल्कुल अच्छा लगा सुधा जी। और मित्रों, संवेदना सरोकार की कहानियां श्रृंखला में हमने आज ये 2 कहानियां सुनी और पूर्व में भी एक कहानी का पाठ सुधा जी की ओर से हुआ। आगे यह श्रृंखला जारी है। कुछ अंतराल के बाद इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम सुधा जी से कोई और कहानी भी सुनेंगे। आप लोगों का स्नेह बना रहे, यही उम्मीद करता हूं। सुधा अरोड़ा जी, आपने समय निकाला, आज बहुत बहुत उपस्थित हुई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ शुक्रिया। रात्रि, नमस्कार। शुक्रिया।